हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों कि हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए टारगेटेड बैच के साथ साथ आपके लिए मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आएंगे। तो मॉडल पेपर में हमने दृष्टि आईएएस टेस्ट सीरीज को जो है कि चॉइस किया था और साथ ही साथ ध्येय आईएएस को लगातार मैम के द्वारा बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ दृष्टि आईएएस के टेस्ट पेपर को मैंने पढ़ाया है, जिसमें जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सारे कवर किए। और अब हम शुरू करेंगे इस पर, क्या शुरू करेंगे, जो घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो पुराने पेपर हैं 2012 से 2022 तक के जीएस पेपर नंबर 1 यानी कि जो मेरिट वाले होते हैं जनरल स्टडीज के, उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 2022 को करेंगे, फिर 2021 को, फिर 2020 को। इस तरीके से पूरे 10 से 11 साल के पेपर को कवर करेंगे और कौन से इससे प्रश्न बन सकते हैं आगे जो 14 मई 2023 को आपके प्रीलिम्स होने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन को भी हम रिपीट करेंगे और उसको समझेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि अगर आपने इन पेपर की सीरीज को, जो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ है, इसको बहुत ढंग से समझा, बहुत सारे क्वेश्चनों को याद रख लिया, इसकी व्याख्या जो मैं बताऊंगा उससे समेत और नए जो फैक्ट्स बताऊंगा, अगर आपने उसको ढंग से याद रख लिया और ढंग से तैयार कर लिया, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ 14 मई को जब शाम को आपसे मिलूंगा एग्ज़ाम होने के बाद, तो आपको बताऊँगा कि 40 से 50 क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से फंसे हैं। पुराने पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, 40-50 क्वेश्चन तो यहीं से फंसेंगे, मैं आपको बताऊँगा और आप देख लीजिएगा। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से लीजिएगा और एक ही प्लेटफॉर्म पे यानी हमारे ग्लैंस एकेडमी की चैनल पर आपके लिए घटना चक्र की सीरीज, घटना चक्र मैराथन और दृष्टि, ध्येय आईएएस और पुराने पेपर की सीरीज को कंप्लीट कराया जा रहा है, जिससे आपकी तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाए। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे वहाँ से ज्वाइन करिए और चैनल पर सभी टेस्ट पेपर की पीडीएफ्स अवेलेबल की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 2022 के टेस्ट पेपर को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बात करता है? 12वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख या 13वां शिलालेख? तो उसने टोटल 13 शिलालेख लिखवाए थे, जिसमें से जो 12वां शिलालेख था वो इससे संबंधित था, क्योंकि अशोक कहते हैं इसमें सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है और हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 12वां शिलालेख से धार्मिक शिलालेख यानी कि जो धार्मिक संश्लेषण है इसके बारे में प्रमाण मिलता है। तो अब प्रीवियस ईयर पेपर में जब अशोक का पूछा गया है, तो आगामी परीक्षा में आपसे हो सकता है कि अकबर का भी पूछ ले, क्योंकि मध्यकालीन भारत में अकबर के द्वारा धार्मिक संश्लेषण पर बल दिया गया था, जिसके द्वारा क्या किया गया था, सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी। और इसीलिए सुलह कुल का जो पर्व होता है, सुलह कुल उत्सव, ये आगरा में सेलिब्रेट होता है। साथ ही साथ इसने 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक जो है कि एक संस्था चलाई थी, तो इसमें भी जो है कि इबादत खाना जो कि 1575 में स्थापित किया गया था और 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के चर्चा करने के लिए ओपन कर दिया गया था। तो ऐसे प्रश्न आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम से क्या नया ट्रेंड हो सकता है। अगले प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर 1975 में स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन है, कतरनिया घाट, किशनपुर, चंबल और रायपुर। तो आप देखेंगे कि चारों ही ऑप्शन यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1975 में किसी भी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना नहीं की गई थी। व्याख्या पढ़ते हैं, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ENUIS पोर्टल पे जो उपलब्ध आंकड़े हैं, उसमें ऐसा पता चलता है कि 1975 में उत्तर प्रदेश में कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया था। और अगर ऑप्शन जो दिए हुए हैं, तो कतरनिया घाट 1976 में, किशनपुर 1972 में, चंबल 1979 में, और जबकि रायपुर में कोई भी वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थापित हुआ है 1977 में, और इसीलिए यह प्रश्न मूल्यांकन की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। तो अब आपको यहाँ से क्या सीख मिलती है कि आगे एक प्रश्न पूछ सकता है कि जो यूपी के जो मुख्य मुख्य वन्यजीव अभयारण्य हैं, आपको वो याद होना चाहिए। और अभी हाल ही में एक रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में है, जो यूपी में कहाँ बन रहा है, चित्रकूट में बन रहा है। कहाँ पे? चित्रकूट। रानीपुर टाइगर रिजर्व यानी रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य बना है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और अब आपके लिए एक प्रश्न मैं देता हूँ कि कतरनिया घाट और किशनपुर, ये दोनों ही वन्यजीव अभयारण्य यूपी के किस जिले से संबंधित हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसे ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से, और वहाँ पे आपको सभी की सभी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जा रही हैं। जो जो टेस्ट पेपर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं उसकी जो है कि वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर में करंट अफेयर्स को उठाया गया है। जैसे एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, बिल्कुल सही बात है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर था, यह भी सही है। जो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो ऑनलाइन एग्जाम्स हमारे इंडिया में कराती है, मैक्सिमम इसी के द्वारा होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और फर्स्ट और सेकंड सही है इसका, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ये घटना चक्र के द्वारा ही किया गया दोस्तों कि पूरे पेपर को एक साथ उठा दिया गया, लेकिन 2021 2020 है, इससे जो पुराने पेपर होंगे उसमें इन्होंने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिए हैं कि इतिहास के जो क्वेश्चन है वो एक तरफ, पॉलिटी की एक तरफ, ज्योग्राफी एक तरफ, साइंस एक तरफ और करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल एक तरफ, जिससे आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जो है कि एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि आईटी सर्विसेज में कौन सी ब्रांड जो है कि टॉप पर चल, तो उसकी रैंकिंग दी जाती है। और इसीलिए बताया गया कि जो सर्वाधिक मूल्यवान थी वो कौन थी, आईटी ब्रांड एक्सचेंजर, और दूसरे नंबर पे टाटा कंसल्टेंसी, और तीसरे पर इन्फोसिस, और चौथे पर आईबीएम। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो आप देखेंगे कि सूर्य के द्वारा जो है कि बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा में तो जो है कि उत्पत्ति की जाती है, यानी कि सहयोग दिया जाता है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दोनों ही इसमें सूर्य का योगदान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो भूतापीय ऊर्जा होती है वो सूर्य के द्वारा, ये गलत है शब्द यहाँ पे, सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होती, बल्कि यह पृथ्वी के भीतरी भाग में, यानी अंदर की भाग में नाभिकीय अभिक्रियाओं के व्युत्पन्न होते हैं। जब नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक होती है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी होता है, तो उसकी वजह से भूतापीय ऊर्जा जो है कि संचित होती है। तो इसमें सूर्य का तो कोई योगदान नहीं है। वहीं नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो ये नाभिकीय विखंडन जब होता है बड़े स्तर पे, तब जो है कि ऊर्जा पैदा होती है। तो इसमें तो एटम का रोल होता है, यानी कि रासायनिक केमिकल जो होते हैं उनके रोल होते हैं, सूर्य का कोई रोल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और ए दोनों ही सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1974, 1971, 1986 या 1981? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1986 में पारित किया गया था। और इससे संबंधित फिर आपको तीनों अधिनियम याद होने चाहिए। जैसे कि 1972 में क्या था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था। और 1980 की बात करेंगे तो इसमें क्या था, वन संरक्षण अधिनियम था। अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूं कि जैव विविधता अधिनियम, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आपको बताना है भारत में। देखिए, जब मैं आपके साथ इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना एफर्ट कर रहा हूँ कि आपके प्रीलिम्स इस बार नहीं रुकने चाहिए, तो आप लोग भी थोड़ा मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके जवाब दीजिए, उनको ढूंढिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी हमेशा के लिए, बार बार जो है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर लौटते हैं वापस। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? ये लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स था, हो सकता है फिर दोबारा रख दिया जाए, वैसे तो इसकी चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका साजन प्रकाश, और इसको हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से कोई प्रश्न बने इसकी कोई संभावना नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ था और इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई थी। तो अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये पिछले साल के बजट को पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही हैं, क्योंकि सही पूछा जा रहा है। अब यहाँ से आप कहेंगे सर हम पिछले साल के बजट को लेके क्या करेंगे? तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये बजट आपको इंडिकेट कर रहा है कि वर्तमान बजट जो आया है इस समय यूपी गवर्नमेंट का, कौन सा, 2023-24, तो उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी धनराशि का है, कौन सी योजना पे सबसे अधिक बजट में पैसा आवंटित किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे इस बार का जो बजट है अब तक का सबसे बड़ा बजट है यूपी का, जो लगभग 6.90 लाख करोड़, यानी 6,90,000 कुछ डिजिट है उसके आगे, उतने करोड़ रुपए का जो है कि ये बजट है। तो बजट के बारे में 2-3 पॉइंट आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। बेसिक क्या थीम थी, किसने पेश किया? वैसे पेश तो यहाँ पे वित्त मंत्री जो हमारे हैं यूपी के, सुरेश खन्ना जी, वही इसको प्रस्तुत भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश में जूट होता है? बिल्कुल नहीं, जूट तो बल्कि वेस्ट बंगाल में होता है।
असम में गेहूँ होता है? बिल्कुल नहीं, असम में नहीं, बल्कि गेहूँ सबसे अधिक यूपी में होता है। असम में क्या होती है दोस्तों? चाय की पैदावार ज़्यादा होती है। गुजरात में चाय नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे मूंगफली वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। और केरल की बात करेंगे तो जी हाँ, दक्षिण भारत में केरल में जो है कि रबड़ पैदा होती है। वैसे तो कर्नाटक तमिलनाडु में भी होती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो केरल में रबड़ की खेती होती है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए इसने कितनी होशियारी की है, घटना चक्र है दोस्तों। इससे ये पता चलेगा कि आप पेपर के साथ ही साथ घटना चक्र को भी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। व्याख्या में आप देख सकते हैं कि स्रोत बता रहा है पूर्वालोकन थर्ड सामान्य भूगोल 2022 के पृष्ठ संख्या जो है कि 224 के प्रश्न संख्या 10 को देखें और वहाँ से जो है कि ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो अब आप लोग कहाँ ढूंढेंगे? तो किताब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, चैनल पर जो है कि ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर दिया गया है, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट होने वाली है, एनवायरनमेंट कंप्लीट होने वाली है, एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है। तो वहाँ से आप पूरी की पूरी इसको तैयारी कीजिए, मैराथन को भी देखिए और फिर आप इसके प्रश्न को देखिए। तो ये जो सोर्स बता रहे हैं वो सारे सोर्स हम लोगों ने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो और देखिए यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य इस समय कौन है? केरल है, वर्तमान में केरल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है आपसे, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन डीडीटी एक है, क्या है डीडीटी? अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, जैव रासायनिक प्रदूषक है, गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक है, या जैव अपघटनीय प्रदूषक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए कि ये एक ऐसा प्रदूषक है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि ये स्वतः जो है कि ये विघटित नहीं होगा। ये काफ़ी हानिकारक होता है और लंबे समय तक ये वातावरण में, पृथ्वी में, ज़मीन में, मिट्टी में बना रहेगा। देख लेते हैं यहाँ पे, डीडीटी एक अजैव अपघटनीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। ऐसे प्रदूषक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं। अजैव घटनीय प्रदूषकों के और उदाहरण हैं जैसे डीडीटी, मरकरी को हम पारा भी कहते हैं, लेड मतलब सीसा, आर्सेनिक तो दोस्तों अगर जल में मिल जाए तो बहुत सारी बीमारियां ये पैदा करता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ भी जितने भी होते हैं तो सारे के सारे क्या करते हैं? प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो अजैव घटनीय उदाहरण है प्रदूषक के। अब हो सकता है इस बार आपको दे दे डीडीटी की जगह आर्सेनिक, लेड, मरकरी, कुछ भी दे सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे सूची फर्स्ट में कुछ व्यक्ति दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उनके द्वारा जो कार्य या पद स्थापित किए गए थे उनको मिलान करना है। तो डी के कर्वे की बात करेंगे, जिनको हम जो है कि डी के कर्वे को सचिव थे, ये वीडो रीमैरिज एसोसिएशन के सचिव थे। वहीं JED बेथुन की बात करेंगे तो इन्होंने कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। और ईश्वर चंद विद्यासागर की बात करेंगे तो इन्होंने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और BM मालाबारी थे, यानी कि बहराम जी मालाबारी, इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध जो है कि संघर्ष किया था। तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर। बस अब आप लोग एक काम मेरे लिए कीजिएगा दोस्तों कि वीडियो अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को भी पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब PDF चाहिए हो तो मैंने पहले ही बताया, टेलीग्राम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इन सारे पेपर्स की PDF आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? अगर बात करते हैं कि कौन सा ऐसा समूह है जो नगरों में सबसे अधिक रहता है, तो जैन। और आपको भी पता है कि भारत में जैन जो है कि सबसे अधिक संपत्तिशाली व्यक्ति है, मतलब कि जैनों के पास अच्छी खासी पूंजी है दोस्तों। तो अगले प्रश्न को देखते हैं 11। यहाँ पे कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं और भारतीय राज्यों में अवस्थिति की बात कर रहा है, तो इसे हमें मिलान करना है। जैसे बटेश्वर की पहाड़ी, बिलारी श्रृंखला, चिन्ह श्रृंखला, घोसी पहाड़ी, तो ये राज्यों में बताना है कि कौन कौन से राज्यों में होती हैं। तब आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी ऐसी पहाड़ी नहीं है जो आपने कभी सुनी हो। शायद कुछ लोगों ने सुनी भी होगी, कुछ लोगों ने नहीं भी सुनी होगी। तो आयोग भी अब क्या कर रहा है, अपने लेवल को एडवांस कर रहा है। बार बार वही नल्ला मलाई या अगस्त मलाई या सह्याद्री और ये जो है कि नंदा देवी, कामेत, इनको पूछना कम कर रहा है। अब कुछ नई नई चोटियों को पूछ रहा है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। बटेश्वर पहाड़ी दोस्तों बिहार में है आपके, और बिलारी पहाड़ी की बात करें तो कर्नाटक में है, चिन पहाड़ी की बात करेंगे तो मणिपुर में, और घोसी पहाड़ी की बात करेंगे तो ये हरियाणा में है। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग, UNDP कह देते हैं। UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? आय निर्धनता, मानव निर्धनता, या फिर आगे देख लेते हैं A, B दोनों यहाँ पर हैं।
या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है सी, ए और बी दोनों, यानी कि आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों ही प्रकार की निर्धनता को यूएनडीपी के द्वारा काउंट किया जाता है। देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, यूएनडीपी ने निर्धनता की दो श्रेणियाँ बताई हैं। एक तो होता है आय की निर्धनता, जो जीवन गुणवत्ता की आवश्यकताओं में कमी के कारण बढ़ती है। वहीं दूसरा होता है मानव निर्धनता, जो सम्मानपूर्ण जीवन स्तर को जीने से वंचित करने से संबंधित है। 1997 में पहली बार यूएनडीपी ने आय निर्धनता से पृथक कर मानव निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे दोनों ही प्रकार की निर्धनता की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एल्यूमिनियम संयंत्र हैं, यानी कि जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, और उनकी अवस्थिति पूछ रहा है कि कहाँ पर होती है। तो देखिए, पहला तो दिया है बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये कोरबा में है, बिल्कुल सही बात है। और कोरबा दोस्तों कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला प्रश्न है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंदल, इंदल कंपनी कहाँ पे है? ये हीराकुंड में है। और हीराकुंड किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी पर बसा हुआ है। और ये कहाँ पे आएगा? आपके ओडिशा में आएगा। वहीं मद्रा एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को, माल्को की बात करेंगे तो चेन्नई में नहीं है दोस्तों। कहाँ पे नहीं है? चेन्नई नहीं है, यही ऑप्शन गलत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्याख्या कि ये कहाँ पर है। और अगला है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, कौन से जिले में है? सोनभद्र जिले में। और सोनभद्र जिला क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। तो कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कि क्षेत्रफल के मामले में यूपी में पहला जिला कौन सा है। दूसरा तो सोनभद्र मैंने बता दिया, पहला आप लोगों को बताना है। तो आइए देखते हैं, सी वाला जो माल्को है वो कहाँ पे है? माल्को मेट्टूर सलेम जिला अर्थात तमिलनाडु में अवस्थित है, न कि चेन्नई में स्थित है। तो यहाँ पर भी देखिए दे रहा है पूर्वालोकन 3 सामान्य भूगोल 2022 की जो पृष्ठ संख्या 310 है, वहाँ से ये मिलता जुलता प्रश्न है। और हमने चैनल पर ये पूरी की पूरी सीरीज करा रखी है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, करंट अफेयर से रिलेटेड है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है ये, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा कोविड जो मानदंड बनाए गए थे उस समय WHO के द्वारा, तो उनका उल्लंघन किया जा रहा था, तो इसलिए चर्चा में आ गया था। तो 15 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के काल अनुक्रम के साथ व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी किसकी है? जो वर्तमान में आप मायावती जी को सुनते हैं, वो इसी पार्टी से संबंधित है। समाजवादी पार्टी जो वर्तमान में अखिलेश यादव जी हैं, वो इस पार्टी से संबंधित हैं। तेलुगु देशम पार्टी जो कि TDP है, ये तमिलनाडु की पार्टी है। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सुनते हैं, ममता बनर्जी का नाम आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल में, तो वो तृणमूल कांग्रेस से संबंधित हैं। तो आइए हम इसके जो सही उत्तर है वो तो है सी, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। लेकिन यहाँ पर ये रटने से बढ़िया है कि हम इसकी स्थापना वर्ष को याद करें, ताकि फिर कभी प्रश्न में अगर ये पूछा जाए तो हमें याद रहना चाहिए। जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना जिस समय इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उसी समय इसकी स्थापना हुई। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई, जिस समय मुलायम सिंह यादव, जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं, रक्षा मंत्री थे केंद्र सरकार में। तेलुगु देशम पार्टी की बात करेंगे तो 1982 में स्थापना हुई। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 1998 में हुई थी। तो ये सबसे नई पार्टी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए अब एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? यानी अब आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जैसे BHU में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या JNU या दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, तो इनके लिए अलग अलग पेपर देने की अब आवश्यकता नहीं है। बल्कि क्या करना है, एक आप पेपर देंगे पूरे भारत का, और उसमें रैंकिंग के अनुसार आप अपनी परीक्षा के अनुसार आप क्या करेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी को चयन कर सकते हैं। तो उसको इंग्लिश में कहा जा रहा है CUET, अर्थात सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये संचालित किया जा रहा है, और यही जो है कि, और इसको कौन कराएगा? NTA कराएगा, यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी, इसके द्वारा यह कराई जाएगी परीक्षा। अगला प्रश्न देखिए, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे, यानी किसने ये रिपोर्ट दी थी? तो चार्ल्स बूथ ने। किसने कहा था? चार्ल्स बूथ ने। और निर्धनता एक सामाजिक समस्या है। भाई, समाज में गरीब लोगों से कितने लोग हैं जो ऐसा की बात करना चाहते हैं, गरीब लोगों से दूरी बनाना चाहते हैं? तो बिल्कुल समाज में समरसता नहीं फैल रही है, बल्कि लोग अलग अलग हट रहे हैं, दूरी बना रहे हैं। तो ये तो एक समस्या है।
तो इसकी व्याख्या देखते हैं। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी चार्ल्स बुथ थे। इनकी पुस्तक लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन द लंदन, लंदन में गरीबी के बारे में उनके द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे। ये प्रश्न भी मैंने मॉडर्न मतलब जो हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने इन चीज़ों को कवर किया है, और प्रीवियस ईयर जो पेपर कराए हैं मतलब कि दृष्टि आई टेस्ट सीरीज की, तो उसमें भी इन चीज़ों को समझाया है। जैसे औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किए, और ये कई बार पूछता है। एक तो औरंगजेब के युद्ध और मोहम्मद बिन तुगलक के जो कार्य थे, राजधानी परिवर्तन, दोआब कर वृद्धि, ये सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई और धर्मत में विजय। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो शुरू होता है वो होता है धर्मत की लड़ाई, और ये कब होती है? ये अप्रैल 1658 में होती है। जो किसके किसके बीच हुई है? ये तीनों ही लड़ाइयाँ जो है कि औरंगजेब एक तरफ थे और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई दारा सिकोह था। ये दोनों ही शाहजहाँ के पुत्र थे और गद्दी हथियाने के लिए युद्ध हो रहा था। और सेकंड है आपकी सामूगढ़ की लड़ाई, ये भी 1658 में हुई है दोस्तों, लेकिन ये हुई थी मई 1658 में। और यहाँ पर आप देखेंगे धर्मत की जो लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी अप्रैल 1658 में। और इसके बाद देवराई की जो फाइनल लड़ाई थी जिसमें औरंगजेब जीत जाता है और दारा सिकोह को बंदी बना लेता है, ये लड़ाई हुई थी आपकी 1659 में। तो ये तीन लड़ाई थी। और दूसरी है बनारस के पास जो सूजा की पराजय, ये हुई थी फरवरी 1658 में। कब हुई थी ये? फरवरी 1658 में। तो अब इस हिसाब से आप जब उत्तर देंगे तो आपका हो जाएगा सी, कि सबसे पहले तो बनारस के पास सूजा की पराजय, फिर धर्मत का युद्ध, फिर सामूगढ़ की लड़ाई, और फिर सबसे लास्ट में आपकी आएगी देवराई की लड़ाई। तो आइए यहाँ पे व्याख्या में आप देख सकते हैं लड़ाइयों का क्रम। बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658 में हुई, धर्मत की विजय जो है कि 15 अप्रैल 1658, सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 और देवराई की लड़ाई मार्च 1959। तो ये सबसे लास्ट में थी। और ये तीनों ही लड़ाइयाँ, या यूँ कहें कि चारों ही लड़ाइयाँ, ये किसके किसके बीच हुई थी? तो औरंगजेब और कौन था दूसरी तरफ? दारा सिकोह। तो इन दोनों के मध्य हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो ये लोकटक झील में अवस्थित है और ये तैरता हुआ है। किस में है? तैरता हुआ। ये दक्षिण पश्चिमी भाग में है लोकटक झील के। और ये लोकटक झील कहाँ पे है? तो मणिपुर जिले में है, मतलब मणिपुर राज्य में है। अगला प्रश्न है यहाँ पे ज्योग्राफी का प्रश्न दिया हुआ है कि कुछ महासागर हैं और अधिकतम गहरा बिंदु यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। देखिए प्रशांत महासागर की बात करेंगे तो यहाँ पे तो सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? यहाँ पर यहाँ पे हो जाएगा आपका मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त मिलेगा। और दूसरा अगर हम आर्कटिक महासागर की बात करेंगे तो यहाँ पे मेलॉय गर्त मिलेगा। और अगर हम हिंद महासागर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा सुंडा गर्त है जो इंडोनेशिया का पार्ट है। और अंध यानी अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो ये हमें मिलेगा प्यूर्टो रिको गर्त। कौन सा मिलेगा? प्यूर्टो रिको गर्त, जो आपके हैती और त्रिनाद टबैगो जो देश हैं आपके नीचे, डोमिनिकन रिपब्लिक, वहाँ पर जो है कि सारगैसो एक सागर है, सारगैसो घास के नाम से बना है ये सागर, तो यहाँ पर मिलता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 का बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पर 22। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है। तो अब ये कौन परीक्षण करेगा भाई? कैग जो होती है, कैग के साथ किसका संबंध अच्छा माना जाता है? तो लोक लेखा समिति का। और ये कितने सदस्यीय होती है? ये 22 सदस्यीय होती है। इसमें 15 सदस्य आते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य आते हैं इसके राज्यसभा से। और कैग का जो संवैधानिक प्रोविजन है वो है 148 में। और कैग की इसको क्या कहा जाता है? एक तरीके से सहयोगी समिति कहा जाता है, लोक लेखा समिति। इसके द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है कैग की, उस पर मंथन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारतीय संसद की लोकलेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। इस समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो ये था। और देखिए यहाँ पर भी ये कह रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पृष्ठ संख्या D 217 में क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, 15, इन सब की व्याख्या यहाँ पर आपको देखने को कह रहा है। तो चैनल पर जाएंगे तो आप पूरी पॉलिटिकल साइंस यानी पूरी इंडियन पॉलिटी को आप देख सकते हैं। लगभग 35-37 क्लास में उसको कवर किया गया है, जहाँ से सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23।
जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व की शीर्ष व्यावसायिक शहर है। व्यावसायिक मतलब सबसे महंगा जो कि बिजनेस जो सिटी कहलाती है, तो हांगकांग हो जाएगी, हांगकांग। और हांगकांग जो है कि इसके दूसरे नंबर पे आती है लंदन और तीसरे नंबर पे आता है पेरिस। खैर ये करंट अफेयर्स का उस समय का प्रश्न है, तो शायद ये ना बने इस तरीके के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परमाणु ऊर्जा, लकड़ी ऊर्जा, गोबर या कोयला। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो परमाणु ऊर्जा ये बायोमास यानी कि जैविक घटक नहीं है बल्कि केमिकल बाउंडिंग है, तो परमाणु की ऊर्जा यहाँ पर बायोमास का स्रोत नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं 25। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। आप देखेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें आपकी मुख्य रूप से आती है CFC, और फिर आपकी आती है CH4 यानी कि मीथेन, और उसके बाद आती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, O3 यानी कि ओजोन, साथ ही साथ जलवाष्प आती है, और थोड़ा बहुत जो है कि नाइट्रस के ऑक्साइड और जो है कि सल्फर के ऑक्साइड। ये जो है कि गैसें किस रूप में आती हैं, ग्रीन हाउस गैस में। लेकिन आर्गन गैस को जो है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है, इसलिए सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो CFC हो गया जो ये लिखा हुआ है, CH4 यानी मीथेन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, O3 मतलब ओजोन, जलवाष्प और नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ये सभी के सभी ग्रीन हाउस गैस में योगदान देते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं और उनकी जो संबद्धता या जो संबंध है उनको दर्शाना है। जैसे MS स्वामीनाथन जी की बात करेंगे तो ये हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं भारत में। लेकिन अगर पूरे विश्व की बात करेंगे तो पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग जी जो है कि क्या कहलाते हैं, इसके हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं पूरे विश्व में। लेकिन भारत में कौन है हरित क्रांति के जनक, स्वामीनाथन। और अगर हम बात करते हैं LK झा की, तो ये जो है आर्थिक स्वशासन यानी आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित है। वहीं वर्गीज कुरियन की बात करेंगे तो ये दुग्ध उत्पादन के लिए जो है कि माना जाता है इनको। और मोरारजी देसाई की बात करेंगे तो ये बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित हैं। तो ये इसका सही मिलान हो गया। और क्वेश्चन नंबर हम 27 यहाँ पर देखेंगे। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु निम्नलिखित समझौतों पर में से किसने किसने हस्ताक्षर किए थे। तो आप देखेंगे कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा D, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री। इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। जो यहाँ पे लिखा है कि भारत के गृह सचिव, केंद्रीय गृह मंत्री, इनकी कोई भूमिका नहीं थी। ये मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों ने ही आपस में मिलकर इस सीमा विवाद को हल कर लिया था। तो यहाँ पर पढ़ते हैं इसको। मई 2022 में असम और मेघालय के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे हेतु समझौता हस्ताक्षरित हुआ और इस ऐतिहासिक समझौते पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे केवल बस ये उपस्थित थे, लेकिन सिग्नेचर जो है कि केवल असम और मेघालय के बीच हुए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। सीमांत किसान, डेयरी किसान, भूमिहीन कृषि श्रमिक या फुटपाथ विक्रेता। तो इसको वेंडर योजना भी कहा जाता है। कौन सी योजना कहा जाता है, वेंडर स्कीम। तो D आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब कोविड-19 वैश्विक महामारी में जो फुटपाथ पर सामान बेचने वाले लोग थे तो उनके जो धंधे या यूँ कहें कि काम बंद हो गए थे, तो जो फुटपाथ विक्रेता जिसको हम स्ट्रीट वेंडर भी कहते हैं या रेहड़ी पट्टी लगाने वालों की आजीविका पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी, और जिसमें मुख्य रूप से 10,000 रुपये का ऋण दिया जाता था, यानी कि 10,000 रुपये का लोन प्रोवाइड किया जाता था इनको। और अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो हम 2022 का पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको HDI का जो 2023 का आया हुआ है नया आंकड़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको याद रखना है, ज़रूर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप स्टार बना हुआ है, क्योंकि इनका जो क्रम है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है, आयोग द्वारा प्रश्न मानव विकास सूचकांक 2022 के बारे में पूछा गया है अवरोही क्रम, जबकि मानव विकास सूचकांक 2022 अभी तक जारी नहीं हुआ था जब पेपर हुआ था, लेकिन अब जारी हुआ है। तो आपको क्या करना है, अब जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रैंकिंग जो 132 शो कर रहा है उसे जानिए, और आगे पीछे कौन सी जानकारी है, पहले नंबर पर कौन है, भारत के पड़ोसी देशों को क्या रैंकिंग मिली है, तो ये भी आप पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं और उनमें जो है कि एक शोर योग जो मतलब कितनी जो है कि ध्वनि कोई सुन सकता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग पहले।
तो देखेंगे आवासीय क्षेत्र की अगर बात कर रहा है तो आवासीय क्षेत्र में व्यक्ति 55 डेसिबल तक की सुन सकता है। और उसके बाद शांत क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें जो है कि 50 डेसिबल तक, और औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे तो 70 डेसिबल, और व्यापारिक क्षेत्र की बात करेंगे तो 65 डेसिबल। तो बस इतने ही क्षेत्र जो डेसिबल होते हैं यहाँ तक ही आदमी सुन पाता है, उससे ज़्यादा सुनने पर प्रॉब्लम होती है। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कि क्या लिखा हुआ है कि जो आवासीय क्षेत्र है दिन में तो आप 55 देख सकते हैं और रात में तो और भी शांत होना चाहिए 45 डेसिबल। शांत क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो 50 दिन में होगा और रात में 40। औद्योगिक क्षेत्र में बात करेंगे तो 75 से 70 हो जाता है। व्यापारिक क्षेत्र में 655 मतलब यहाँ पे 65 से 55 हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब यहाँ पर हिस्ट्री के भी कुछ प्रश्न हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है, ये टेस्ट सीरीज का इनिशिएट कैसा लग रहा है आपको इनिशिएटिव। और आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो हमें यह बताना है शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, यानी जो चांदी की मुद्राएं थी। तो बिल्कुल सही है कि जो शकों को हराया था उसने, इसके बारे में जो प्रमाण मिलता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के रजत मुद्राओं से मिलता है। वहीं इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो यह भी बात बिल्कुल सही है कि इन जो तौल मुद्रा होती थी उनको 33 ग्रेन के बराबर माना जाता था। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं हम थोड़ा सा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अनुकरण पर पहली बार रजत मुद्राओं को प्रचलित किया था और इन मुद्राओं का वजन सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होता था। और प्रश्नगत दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो पूर्वालोकन इतिहास के पृष्ठ संख्या 136 पर इसमें 24 और 25 की व्याख्या देखने को रहा है। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि प्राचीन भारत की भी क्लास मैम के द्वारा लाई जा रही है, जल्दी ही 2-3 दिनों के बाद इसके ऊपर चर्चा की जाएगी, तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। टी माल्थस ने द माल्थुसियन जो थ्योरी नामक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वो किससे संबंधित है। तो माल्थुसियन जो थ्योरी है वो जनसंख्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनसंख्या से। तो पढ़ते हैं यहाँ पे, द माल्थुसियन जो थ्योरी थी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में प्रतिपादित किया गया था और माल्थस द्वारा अपना पहला निबंध 1798 में प्रकाशित कराया गया, जिसमें उन्होंने जनसंख्या को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया था। वहीं 1803 में उनके द्वारा एक दूसरा निबंध प्रकाशित किया गया और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे निबंधों को प्रकाशित किया था। तो अगले प्रश्न को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे अभिकथन और दूसरा कारण है उस पर चर्चा करनी है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री होता है और जबकि दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी दोनों एक ही अक्षांश पे, यहाँ पे दार्जिलिंग है और यहाँ पे आगरा। तो यहाँ का तापमान क्यों 16 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और यहाँ का क्यों 4 डिग्री हो रहा है, तो ये पूछा जा रहा है। और दूसरी बात, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो आप इसको देखेंगे कि इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जो दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल का जो पर्वतीय क्षेत्रों पर है, इसीलिए ऊपर जाते जाते 4 डिग्री सेल्सियस जो है कि तापमान हो जाता है। जबकि रेगिस्तानी क्षेत्र जो राजस्थान है उससे सीमा साझा करता है हमारा आगरा और मथुरा, तो यहाँ पर रेगिस्तान का प्रभाव होता है, इसलिए यहाँ पर 16 डिग्री तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 देखते हैं। यहाँ पे पादप हैं और उनके जो रोग हैं और होने वाले जो कारक हैं, पादप रोग जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो ये पूछा जा रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें खट्टे नासर की, तो खट्टे नासर का जो रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है। वहीं गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है वो कवक के वजह से होता है। और आलू का जो कृष्णकांत रोग होता है वो ऑक्सीजन की कमी से होता है। और गेहूं का जो साहू रोग होता है वो आपके कीट की वजह से होता है। किसकी वजह से? कीट की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खट्टे नासर का जीवाणु से होता है, गन्ने का लाल सड़न कवक से होता है, आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से, गेहूँ का साहू रोग कीट से होता है। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अब यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि 2022 और
2026 होना चाहिए था दोस्तों। 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में होगा, यह बात बिल्कुल सही है। और 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो यह भी सही है। ये करंट अफेयर्स भी बन जाएगा दोस्तों कि अगला राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में आयोजित होने वाला है वो किस देश में होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। इसकी व्याख्या देखने की यहाँ जरूरत नहीं क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में मीथेन पाई जाती है। लगभग वहाँ के वायुमंडल में 75% तो हाइड्रोजन है और 25% हीलियम से निर्मित है। साथ ही अल्प मात्रा में मीथेन और जल हिम की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, न तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पाई जाती है, न सल्फर पाई जाती है, न नाइट्रोजन। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार तो हम मीथेन ही लगाएंगे। अगर वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का ऑप्शन देता तो हम कहते हैं कि सबसे अधिक हाइड्रोजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना? बिल्कुल नहीं, केवल सिंचाई थोड़े होती है, नदी से बहुत सारे काम होते हैं। गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, यह भी गलत है। इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, यह भी गलत है। सॉरी, ये तो सही होगा दोस्तों कि इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना था। बिल्कुल सही बात है कि गंगा के जो एक्शन प्लान आया था 1985 में, तो इसके माध्यम से गंगा के जल का प्रदूषण समाप्त करने की बात की गई थी। आप देख लेते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गंगा एक्शन प्लान की जो शुरुआत थी उसका पहला वर्ष जो है 1985 में शुरू किया गया था पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा, जिसमें प्रथम चरण में था कि जल का स्वच्छ करेंगे। और गंगा एक्शन प्लान का जो दूसरा चरण था जिसकी शुरुआत 1993 में की गई थी, इसके तहत गंगा की प्रमुख सहायक नदियों जैसे यमुना, गोमती, दामोदर को भी शामिल कर लिया गया। और 1995 में इसके राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत वर्तमान में 34 नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का काम चलाया जा रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 38 पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन आगे क्या लिखा है कि इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही है। और 73वें संविधान संशोधन ने पंचायत को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। अति अपेक्षित यहाँ पे यानी कि क्या इसकी अपेक्षा बिल्कुल की जा रही थी, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, दोनों ही और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन था उसे 1992 में किया गया और इसके द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया। और इस तरीके से 73वें संविधान संशोधन से भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो एक्वेरियम जो है कि खुल रहा है, ये जो ओपन किया गया है कर्नाटक में लॉन्च किया गया। और कहाँ पे बन रहा है? बेंगलुरु में यानी कर्नाटक में बेंगलुरु है वहाँ पे। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज स्थापित किया था। इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। साथ ही साथ अपनी पुस्तक गुलामगिरी और अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा पर आवश्यकता पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान देना है, तो देख लेते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र की बात हो रही है, जैसे मानस की बात करेंगे तो ये असम में है, सुंदरवन की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी की बात करेंगे तो ये देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे ले लिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश वर्तमान में तो यूके से अलग हो गया, यूनाइटेड मतलब उत्तराखंड दोस्तों। तो वैसे नंदा देवी आता है उत्तराखंड में, तो ये आप याद रखिएगा उत्तराखंड में है। और पंचमढ़ी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी लेंगे कि नंदा देवी को उत्तराखंड में ले रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये मुख्य रूप से खनिज तेल से संबंधित है। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक जो तांबे का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बागो योमा, जिसे आधिकारिक तौर पे पेगु योमा के नाम से जाना जाता है, यह म्यांमार के मध्य क्षेत्र में अवस्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो इरावदी और सिताउंग नदी के मध्य अवस्थित है। तो इरावदी और दूसरी नदी जो यहाँ की प्रमुख है वो है साल्विन नदी, ये दोनों ही म्यांमार में बहती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है
उत्तर प्रदेश में एक उत्पाद एक जनपद यानी एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अमेठी में मूंज के उत्पाद मिलते हैं, बिल्कुल सही। बागपत में लकड़ी के खिलौने मिलते हैं, ये गलत है क्योंकि लकड़ी के खिलौने बागपत के नज़दीक सहारनपुर है वहाँ पे मिलते हैं। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े मिलते हैं और आगरा में चर्म उद्योग होता है। आगरा के साथ साथ आपको कानपुर भी पता होना चाहिए जहाँ पे चमड़ा उद्योग का काम होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए कि बागपत जिले का जो चिन्हित उत्पाद है वो है घरेलू सजावटी सामान। जो घरेलू सजावटी सामान है उस पे जो है कि, और ये योजना लागू कब की गई थी? 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद जो है कि योजना शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पे। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो दिवस है वो क्या होता है? उत्तर प्रदेश का जन्म दिवस 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44। यहाँ पे भवन है और इनके कुछ निर्माण करता है, ये आपको बताना है। जैसे सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमात खाना मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। सुल्तानगढ़ी जो बनवाया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। लाल महल की बात करें तो ये बलबन के द्वारा बनवाया गया। और जमात खाना मस्जिद की बात करें अगर हम, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। वहीं 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 है, जनसांख्यिकी लाभांश होता है। तो 15 साल से 59 वर्ष की जो कार्यशील जनसंख्या होती है इसी को जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कार्यशील आबादी होती है जो 15 से 64 वर्ष होती है, इसके हिस्सेदारी गैर कार्यशील यानी 14 वर्ष और उससे कम और 65 वर्ष और उससे अधिक की आबादी से अधिक हो जाता है। तो वर्तमान में जो जनसांख्यिकी लाभांश है वो 15 से 59 वर्ष की आयु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे 46। यहाँ पे तीसरी अनुसूची दी हुई है और इसके सामने विषय दिया है। तो हम लोग अब इस तरीके से तो मिला नहीं सकते। खैर ये बड़ा गलत किया है घटना चक्र ने इस बार कि 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो ऊपर नीचे मिलान करने को दिया है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं दोस्तों। वैसे तो मैंने ये पॉलिटी घटना चक्र में कंप्लीट करा दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो अनुसूची के बारे में। तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित होती है? ये आपके शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में जो राज्यों की सीटें आवंटित होती हैं स्थान, उनसे संबंधित है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य द्वारा बनाई गई जो विधियाँ होती हैं उनसे संबंधित होती है। और 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के जलप्रपात हैं और इनका मिलान करना है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर होता है। तो आप देख सकते हैं कि दूध सागर जो होता है वो गोवा के पास है और बरकाना कर्नाटक में है, खांदाधार उड़ीसा में और पलानी हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ समितियाँ हैं और उनके नियुक्ति का वर्ष है, तो इसका मिलान करना है। जैसे बलवंत राय मेहता समिति की बात करेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति को सबसे पहले 1957 में गठित किया गया। वहीं अशोक मेहता समिति को जनता पार्टी द्वारा गठित किया गया था 1977 में। और एलम सिंघवी कमेटी की बात करेंगे तो ये 1986 में गठित हुई थी और इसी के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग की गई थी। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने में। और चौथा पी.के. थुंगन समिति जो 1988 में गठित हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? रमादी, बगदाद, टिकरित, बासरा। तो ये बसरा जो है कि यहाँ पे सुन्नी त्रिकोण का जो एक भाग नहीं है, बल्कि इसमें रमादी, बगदाद और टिकरित ये तीनों ही सुन्नी त्रिकोण में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखेंगे। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बनी, यानी कि यूँ कहें कि राष्ट्रपति बनी? तो तंजानिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी सामिया सुलू हसन। तो अब इनका प्रश्न तो बनेगा नहीं, अब करंट अफेयर्स में आपको देखना है कि वर्तमान में कहाँ कहाँ पे महिलाएं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे पदों को सुशोभित कर रही हैं। तो उनसे संबंधित करंट अफेयर्स को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? यानी स्टील के प्रोडक्शन में चीन जो है कि सबसे ऊपर रहा है। और कैसे पता ये? तो यहाँ देखेंगे कि जनवरी 2022 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर चीन कच्चे इस्पात के उत्पादन में शीर्ष पर है और उसके बाद भारत दूसरे नंबर पे आता है और जापान तीसरे नंबर पे है और यूएसए चौथे नंबर पे, रूस 5वें नंबर पे। तो आपको याद रखना है सबसे पहले कौन आता है स्टील प्रोडक्शन में? चाइना। और दूसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है। तो ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 52 है, यहाँ पे कुछ योजनाएं दी हुई हैं, उनका मिलान करना है कि किस वर्ष उनको स्थापित किया गया है। तो जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करेंगे तो ये 2005 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की बात करेंगे तो ये 1995 में शुरू हुआ। और राष्ट्र स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करें तो ये आपके 2001 में सब शुरू हुआ। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की बात करते हैं तो ये आपका 1999 में शुरू हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इनके क्रम से। और स्पेशली इसको तो बिल्कुल याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कई बार पूछा गया है प्रश्नों में, तो ये 2005 में है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 12 अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। वहीं 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया। और 1 अप्रैल 1919 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार शुरू किया गया। और 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को शुरू किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था? तो ये पीवी सिंधु जी के द्वारा जीता गया था। और इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि ये जो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ था ये हमारे बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम जो कि लखनऊ में ही था, तो लखनऊ में ही यह संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 है, ऊष्मागतिकी के रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का जो सबसे स्थिर रूप होता है वो ग्रेफाइट होता है। वैसे तो फुलरिन, कोयला, हीरा सभी में कार्बन है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो सबसे स्थिर होता है। क्यों? क्योंकि निम्न तापमान और दाब पर कार्बन का सबसे स्थिर रूप पाया जाता है ग्रेफाइट के रूप में, यानी मोस्ट स्टेबल फॉर्म जिसे कहते हैं। ये कभी भी अपने रूप से परिवर्तित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? स्तनधारी सामान्यतः क्या होते हैं? ह्यूमन क्या है? स्तनधारी है। जो लोग अपने बच्चों को सीधा पैदा करते हैं, मतलब बिल्कुल बच्चे आते हैं, अंडा नहीं आता है, उसे हम स्तनधारी कहते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, एकीडना। ये जो है कि बच्चे न दे के सीधे अंडे देता है। और एक और है एकीडना और प्लेटिपस, ये ऐसे स्तनधारी हैं जो सीधे अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो और लोथल, यहाँ से नाव के चित्र और मॉडल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर नाव के चित्र और लोथल से नाव चित्र युक्त मोहर भी प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, ये आपका यूपी स्पेशल हो जाएगा, यूपी की जनगणना से। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वो कानपुर की है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं दोस्तों। और दूसरा चलेगा लखनऊ, फिर उसके बाद गाजियाबाद और उसके बाद आगरा। तो आइए ज़रा देख लेते हैं इसके बारे में हम। तो यहाँ पर तो बस इतना ही दिया हुआ है कि कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जहां पर जिस तट पर ज्वारीय शक्ति सबसे अधिक उत्पादित होती है, तो खंभात का तट है। और यह कहां पे होता है? तो ये गुजरात में है, खंभात का तट। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंभात का तट है, जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 59 है, जल जीवन मिशन योजना को किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था? तो इसकी सबसे पहली शुरुआत 2019-20 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना लॉन्च की गई। और केंद्रीय बजट 2019-20 में यह सुनिश्चित किया गया कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को और हर घर जल पाइपलाइन जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न, कुछ निम्नलिखित घटनाएं हैं और उन पर विचार करना है हमको। तो आइए हम लोग विचार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही है विचार करने का दोस्तों। एग्जाम में होगा तो भी विचार करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि क्या प्रश्न पूछ रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी, ये तो हुई थी 1913 में। चटगांव शस्त्रागार जो सूर्यसेन के नेतृत्व में हुआ था, तो ये हुआ था आपके 1930 में। और बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की जो स्थापना हुई थी, ये 1914 में हुई थी। और केंद्रीय असेंबली पर जो बम कांड हुआ था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा, ये 1929 में हुआ था। तो अब इस हिसाब से अगर आप सही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, नहीं 3 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 4, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा 2। तो 1, 3, 4, 2 सही आंसर होना चाहिए। तो ये रहा आपका 1, 3, 4, 2।
यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी जो घटनाएं हैं, 21 अप्रैल मतलब कि गदर पार्टी 21 अप्रैल 1913, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी 1914, केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 और चटगांव शस्त्रागार छापा जो हुआ था 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया? तो जीएस घुरिये साहब ने बताया था। क्या बताया था? रूरबनाइजेशन या रूरल अर्बनाइजेशन के विचार को इन्होंने दिया था। गोविंद सदाशिव घुरिये, ये इनका पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है, ये क्या है? एक संपूर्ण वायरस का टीका है। सिनोवैक जो कि या सिनोफार्म या सिनोवैक कह सकते हो कि संपूर्ण वायरस का एक टीका है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो जब यूक्रेन और रसिया वार हो रहा था तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। इसके माध्यम से यूक्रेन से मेडिकल छात्रों को वापस लाया गया था। तो यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो सही जवाब हो जाएगा बी, ऑपरेशन गंगा। ओके, और इसके लिए ये फरवरी 2022 में शुरू किया गया था ऑपरेशन गंगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, बैसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा कारक है, किसका कारक है? तो देखेंगे छोटे बच्चों में ये मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क बुखार का भी एक स्वरूप होता है और ये निमोनिया का भी एक स्वरूप होता है। तो ये दोनों में ही जो है कि प्रयोग होता है। ओके, और दूसरा यहाँ पे समझना है कि जो बैसिलस इन हीमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा है ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु है और नवजात शिशुओं में यह जीवाणु निमोनिया और मेनिंजाइटिस का कारक होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो इको का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी, अर्थात कि पर्यावरण के अनुकूल, और ऐसे प्रोडक्ट जो पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए। तो डी आंसर हो जाएगा, जो पर्यावरण से मित्रवत हो। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक आपसे पूछा जाता है एग मार्क। एग मार्क किसे कहेंगे? एजी का मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर। तो जो कृषि आधारित हो यानी कि कृषि से मित्रवत हो तो उसको हम एग मार्क देते हैं। और इको मार्क जो इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण से संबंधित होता है। और ये देता कौन है? तो ये भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS भारत जो होता है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पूर्णतः पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। और इको मार्क का जो लोगो है वो मिट्टी का एक बर्तन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 है और यहाँ पे दार्शनिक दिए हुए हैं और उनके दर्शन भी दिए हुए हैं, तो इनका मिलान कर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो रामानुजाचार्य ने जो विचार दिया था वो था विशिष्ट द्वैतवाद का, और वहीं माधवाचार्य की बात करेंगे तो इन्होंने द्वैतवाद का दिया था, और निम्बार्क की बात करेंगे तो इन्होंने द्वैताद्वैत का दिया था, और वल्लभाचार्य की बात करेंगे तो इन्होंने शुद्ध द्वैत का दिया था। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको तो आप अभी से ही याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टेइक कोशिकाओं या फोटोवोल्टेइक जो सेल होते हैं जो छतों पे लगे होते हैं उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया जाता है और बाद में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को भारत में अब राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर ये डेट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू एक विषाणु है यानी कि एडीज एजिप्टी जो होता है, क्योंकि विषाणु जनित रोग है और इसका जो प्रजाति का जो मादा मच्छर होती है उसके द्वारा यह रोग फैलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक सदस्य कौन? तो दोस्तों इस प्रश्न में ही त्रुटि है, क्योंकि ये हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र न होके बल्कि होना चाहिए था यहाँ पे HSRA। तो ये आगे आप देखेंगे इसकी व्याख्या में भी कि स्पष्ट भाषा में लिखा है स्टार बना के कि हिंदी संस्करण में इसमें त्रुटि दी हुई है। तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? राज्य और विधानसभा की सदस्य संख्या। तो ये तो उस समय गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, इसलिए इसकी सीटें पूछ ली गई थी। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव हुए हैं, तो उनकी सदस्य संख्या, सीटें, पार्टी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सारी चीज़ें आप लोग सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। तो पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए गोवा में तो 40 सीटें हैं, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, लेकिन मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 62 सीटें नहीं बल्कि 60 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। तो इसी तरीके से आपको गुजरात और हिमाचल प्रदेश का भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, क्या होता है? ओजोन होती है। क्यों? क्योंकि फोटो जो केमिकल स्मॉग होता है तो इसमें ओजोन पाई जाती है। फोटो केमिकल स्मॉग स्मोक एवं फॉग के मिलने से बना हुआ है। और प्रकाश रासायनिक धूम्र में शामिल प्रदूषक निम्नवत हैं। कौन कौन हो सकते हैं इसमें? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि, ये सारे के सारे मिलते हैं। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव ही ओजोन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो 136वें स्थान पे है। तो हो सकता है इस बार आपसे 2023 ना पूछ के ये पूछ लिया जाए कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो इस रिपोर्ट को जारी किया था, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लेंस की क्षमता, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता के लिए डायप्टर होता है, सही है। दाब या दबाव के लिए पास्कल होता है, यह भी सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता के लिए क्यूरी नहीं, क्यूरी तो अब गलत हो गया यानी पुराना हो गया अब, लेकिन जो आता है नया मात्रक वो आता है बैकुरल। और ऊष्मा का होता है जूल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपक्षय यानी कि डिके होने वाले नाभिकों की संख्या से है। और एसआई प्रणाली में इसकी यूनिट बैकुरल हो चुकी है। क्यूरी अब इसका पुराना और गैर एसआई मात्रक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभों वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती गांव में स्थित है। यहाँ पे जो स्तूप है इसके ऊपर आर्यक स्तंभ हमें देखने को मिलता है। अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, भारत में संसद द्वारा पंचायत यानी एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो एक्सटेंड किए गए थे पंचायत के क्षेत्रों को, वो कब पारित हुआ था? तो 1996 में पारित हुआ था। आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये संसद के द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून वर्ष 1996 में पारित किया गया। 1995 में भूरिया समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संसद ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, जिसे हम पेशा कहते हैं, को 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में अधिसूचित जो अनुसूची है 5 क्षेत्रों में कतिपय आशोधनों और छूट के साथ संविधान के भाग 9 को विस्तार देने के लिए लागू किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पेशा जो 1996 में आया था वो किसकी समिति पर या किस समिति के सिफारिश पे आया था? तो भूरिया सिंह समिति, याद रखना है। प्लस इससे कौन प्रभावित होती है शेड्यूल? तो इससे आपकी अनुसूची नंबर 5 प्रभावित होती है, जिसमें 10 राज्य हैं। अब एक प्रश्न मैं बताता हूँ, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है कि वर्तमान में इन 10 राज्यों में से कितने राज्य ऐसे हो गए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में पेशा को लागू किया है। मैं आपको अभी हिंट देता हूं कि एक छत्तीसगढ़ राज्य अभी हाल ही में लागू किया है, लेकिन आपको बाकी राज्यों के भी नाम बताने हैं कि वो कौन से 7 से 8 राज्य हैं जिन्होंने पेशा को लागू किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो कैरोलिना बिलावस्का या टोनी एन सिंह, या अगला ऑप्शन है ओलिविया यासे या श्री सैनी। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे क्या? पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का, जो कि यहाँ पर यह खिताब जीतती हैं। और आपको अब ये ध्यान रखना है कि 2022 में ये मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, जो कि 71वां संस्करण होगा। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। देखिए जो प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं ना, उन्हीं प्रश्नों को अगर आप दोबारा रिवाइज करेंगे, उन्हीं से संबंधित करंट अफेयर्स टॉपिक को अगर कवर करते हैं, तो आपको एक पता चलेगा कि हाँ प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान को एसडीजी में नहीं रखा गया है, जबकि गुणवत्तापरक शिक्षा, शून्य भूख और लैंगिक समानता को एसडीजी में रखा गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एस डी जी 2 है ये जीरो हंगर है, एस डी जी 4 ये क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है और एस डी जी 5 ये जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। मैं आपको बता दूं कि 2021 का जो प्रीलिम्स जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे सीधा पूछ लिया गया था कि एस डी जी 6 किससे संबंधित है। तो इस तरीके से जो 17 गोल हैं हमारे एस डी जी 17 तक जो है 1 से लेके 1 to 17, तो ये आपको पूरे फिंगर पे याद होने चाहिए, रटे रहने चाहिए कि एस डी जी फर्स्ट में क्या कहा गया, सेकंड में किस पे बात की, थर्ड में किस पे बात की गई है, फोर्थ में किस पे। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो महानदी का जो है कि क्षेत्रफल जो एरिया है नदी बेसिन का वो सबसे बड़ा माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। तो यूकेलिप्टस का। क्यों? क्योंकि ये जो भूजल होता है ना, जमीन के नीचे जो जल होता है इसको बहुत तेज़ी से सोख लेता है और फिर वाष्पोत्सर्जित करके जो है कि वायुमंडल में निष्कासित कर देता है, जिससे पृथ्वी का मतलब जो मिट्टी है उसका कटाव होता है और क्षरण होता है, इसीलिए इसको पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा। देखिए यहाँ पे लिखा है यूकेलिप्टस को क्यों माना जाता है, क्योंकि यह भूजल के स्तर को कम करता है और इसकी प्रजातियाँ दूसरों की तुलना में अधिक पानी की खपत करती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है कि 11वीं लोकसभा, 7वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा और 9वीं लोकसभा इनके चुनाव कब हुए थे। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए 11वीं लोकसभा 1996 में हुई थी, 13वीं लोकसभा 1999 और 9वीं लोकसभा 1989। लेकिन जो 7वीं लोकसभा थी ये 1982 नहीं बल्कि 1980 में इसका चुनाव हुआ था और इस समय इंदिरा गांधी जो है कि प्राइम मिनिस्टर भी थी। अगला प्रश्न है 82, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। तो रचित जो ग्रंथ है सुख सप्तति जो कि चिंतामणि भट्ट के द्वारा था और इसको फारसी में तूतीनामा का नाम रखा गया। तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। क्या नाम था? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो 69वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को ऐड किया गया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 69वां संवैधानिक संशोधन था वो 1991 में हुआ और इसको एनसीआर का दर्जा दे दिया गया, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक प्रदूषित जो जल है वो बांग्लादेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो जामनगर भारत में, यानी WHO क्या कर रहा है, परंपरागत औषधि यानी आयुर्वेद विज्ञान जो है उसका एक वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा हमारे इंडिया में, जामनगर में। और ये जामनगर कहाँ पे, मान लीजिए अगली बार प्रश्न में आपसे स्टेट ही पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि जामनगर गुजरात में है। यहाँ पे आप देखेंगे 19 अप्रैल 2022 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री PK जगन्नाथ यानी प्रविंद कुमार जगन्नाथ तथा WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर गुजरात में WHO के परंपरागत औषधि वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी, यानी कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। और ट्रेडिशनल का मतलब यहाँ पे है आयुर्वेद से। हो सकता है ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछ ले आयुर्वेद के बारे में। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं 86, काफ़ी लंबा प्रश्न है दोस्तों, ऐसा लगता है ये यूपीएससी का प्रश्न है। भारत में कृषि क्षेत्रों में छूटों यानी कि जो फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं।
भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ पर आपसे कूट जो दिया जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल दूसरा और तीसरा ही सही है, तो बी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, ज्योतिबा फूले संबंधित थे श्रमिक संघ से, कृषक आंदोलन या सविनय अवज्ञा या जाति विरोधी आंदोलन। तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे और इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की थी। किसकी स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की, 1874 में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया था? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी 2018 को ही योगी सरकार के द्वारा ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना को भी लागू किया गया था। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। इसी दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंसन का नाम बदल के उत्तर प्रदेश किया गया था और यह उत्सव जो है प्रदेश की सरकार के द्वारा 2018 में पहली बार स्थापना दिवस मनाया गया और इसी समय ODOP नाम की एक योजना को भी लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 89 है, यहाँ पे कुछ जनजातियाँ हैं और राज्य हैं जो आपको मिला। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न दे दिया गया, केरिया, कुकी, यानदी, पालियान, और जो इनके सामने राज्य दिए हुए ना, ये बिल्कुल ठीक से सही तरीके से मिलान नहीं किए हुए, इसीलिए 89 का स्टार बनाया गया है। तो हम लोग सीधे व्याख्या में समझते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो कुकी जनजाति है ये पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, न कि उत्तर प्रदेश में, और यानदी जो जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, न कि राजस्थान में। पालियान जो जनजाति है वो केरल में पाई जाती है, जबकि तमिलनाडु में पल्लीयान जनजाति पाई जाती है और उड़ीसा में खरिया जनजाति पाई जाती है, न कि केरिया। तो ये सारी जातियाँ हमें पता रहनी चाहिए, जनजातियाँ। अगला प्रश्न है, LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS है क्या आखिर? तो LBS का मतलब है लीड बैंकिंग सिस्टम या लीड बैंकिंग योजना। तो अग्रणी बैंकिंग योजना इसको कहा जाता है, लीड बैंकिंग स्कीम, और ये 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक माना जाता है और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और उस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक जिले का लीड बैंक संबंधित जिले में शाख व्यवस्था के समन्वय में अग्रणी भूमिका निभाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 91, जिसको हमें मिलान करना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मिलान को सही से नहीं रखा गया। रागमाला, रसकौमुदी, राग विबोध और चतुर्दंडी प्रकाशिका। अब आप कहेंगे सर ये है कि ये क्या हो रहा है? तो दोस्तों इस बार जो प्रश्न हुआ था 2022 में, इसमें 3 से 4 प्रश्नों के मिलान सही दिए ही नहीं थे। अब आयोग ने इन प्रश्नों को क्या किया क्या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन हमें सीखना है यहाँ पे कि उन प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा। तो आइए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ भी मिलान सही नहीं है और स्टार बनाया गया था। तो रागमाला पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखी गई है, रस कौमुदी श्रीकंठ के द्वारा लिखी गई है, राग विबोध सोमनाथ के द्वारा लिखी गई और चतुर्दंडी प्रकाशिका ये वेंकट रमन के द्वारा लिखी गई है। और लास्ट में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर करने योग्य है, यानी यह प्रश्न बाहर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मीथेन सबसे इम्पॉर्टेंट अवयव बनता है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है जिसमें एथेन, प्रोपेन और मीथेन भी होती है और मीथेन लगभग 70% के आसपास होती है। जो दोस्तों हम लोग घरों में LPG कनेक्शन चलाते हैं ना, जो गैस सिलेंडर चूल्हे जलाते हैं, तो उसमें भी ये मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न 93, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है, यानी कि किसके द्वारा गर्म होता है? तो ये होती है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, यानी इनको हम कहते हैं LWR, यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो सूर्य से जो है कि पृथ्वी पर आती है और फिर पृथ्वी से बाहर जाती है वायुमंडल की ओर। तो यहाँ से इसको हम कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। अगला प्रश्न है,
करंट अफेयर्स का प्रश्न है, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था, यह बात बिल्कुल सही है। और 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, जी नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, इसीलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आखिर बात आती है कि 2022 में अध्यक्षता किसने स्वीकार की थी, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहली चीज़ तो ये समझते हैं कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और यहाँ पे मोदी जी ने 5वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया था और इसकी मेज़बानी आभासी यानी वर्चुअल रूप में श्रीलंका द्वारा की गई थी, न कि भारत के द्वारा की गई थी। और अगर हम बात करते हैं तो जो इसकी स्थापना हुई थी ये 6 जून 1996 को हुई थी और ये इसका 25वां वर्ष था। 2022 जो थी इसका 25वां वर्ष था। अगला प्रश्न है 95, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो जो ग्रामीण आबादी को पानी के लिए सक्षम बनाना है तो हरियाली इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाली। 2003 में वाटरशेड विकास परियोजना के तहत हरियाली योजना शुरू की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण हेतु जल संरक्षण का कार्य शामिल है। इस योजना को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लोगों के योगदान से लागू किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 96, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। अब यहाँ पर देखना है आपको कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा कि क्या भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल सही है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, तो यह भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं और इसीलिए इसका डी आंसर हो जाएगा कि दोनों ही कथन तो सही हैं परंतु दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। और आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 97 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लौटा दिया था। और अगर हम देखें यहाँ पे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइट की उपाधि को वापस कर दिया और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के पद से ही इस्तीफा दे दिया। अब आपको बताना है कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है 98, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। तो आप देखोगे जो ओउ और लोहत्से तिब्बत में जो आती है तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ये दोनों ही यहाँ पे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे अन्नामलाई और सिरुमलाई, ये दक्षिण भारत की चोटियों पर स्थित है, नीलगिरी के पास। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अन्नामलाई है और सिरुमलाई है ये दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं और ये मैंने इंडियन ज्योग्राफी की कवर बुक में कंप्लीट किया ढंग से, तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में। अगला प्रश्न है 99, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। तो केशवानंद भारती वाद में, जो बनाम केरल राज्य था, 1973 में संविधान के अंतर्गत मूल संरचना का कॉन्सेप्ट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कुछ कथन है उसके बारे में हम बात करेंगे। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, तो बिल्कुल सही बात है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबे का विशालतम निक्षेप में संपन्न है। तो अब ये देश के बारे में पता होगा तभी तो ये तो भाई गलत है कि आर तो गलत है लेकिन ए सही है। तो ए से क्या हमने सीखा कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है, तो ये चीज़ तो हमने सीख ली इससे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चिली तांबा उत्पादन में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है और दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, न कि आपके चिली की। तो चिली जो है कि क्या है, एक देश है छोटा सा। यहाँ पे बी आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ अधिकारी हैं और कुछ कार्य हैं, जैसे तलार, पट्टकोल और सहसाधिपति, और इनके जो कार्य हैं। तो अभी डी ऑप्शन भी आगे दिया है, तो हम लोग आगे ही चलते हैं, सीधे व्याख्या में इसको देखते हैं।
क्योंकि इस बार की प्रिंटिंग ठीक नहीं की गई है, केवल 2022 के पेपर को लेके। 2021-20 के पेपर मैंने देखा काफ़ी ठीक से प्रिंटिंग की गई है, एक ही जगह पे प्रश्न को जो है कि शामिल कर दिया गया है। अगले पेज पे या अगली लाइन में जाने पे ना क्वेश्चन का सीक्वेंस टूट जाता है, इसलिए दिक्कत होती है। तो देखते हैं यहाँ पे, जो तलार था वो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था, यानी कि कह सकते हैं नाइट वॉचमैन। और पट्टकोल जो था वो ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी था। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, और बलाधिप ये चुंगी का सुरक्षक था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हैं, उनका मिलान करना है। जैसे सूची फर्स्ट में श्रेणी दी हुई है और सूची सेकंड में विजेता नगर हैं, तो इसका हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर हम कूट के माध्यम से मिलाएंगे। तो आप देखेंगे कि संस्कृति के क्षेत्र में तो इंदौर को पुरस्कार मिला है, वहीं शासन के क्षेत्र में वडोदरा यानी गुजरात को पुरस्कार मिला, और सामाजिक पहलू में बात करेंगे तो तिरुपति को पुरस्कार मिला, और नगरीय पर्यावरण की बात करेंगे तो भोपाल को यह पुरस्कार दिया गया। तो इन श्रेणियों में इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे कि 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत गुजरात में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और यहाँ पे 2020 का पुरस्कार विजेता घोषित किए गए थे, जिसमें संस्कृति का जो पुरस्कार था वो इंदौर और चंडीगढ़ दोनों को मिला है, शासन का पुरस्कार वडोदरा को, सामाजिक पहलू का तिरुपति को, और नगरीय पर्यावरण में भोपाल और चेन्नई दोनों ही शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है 103, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। और पीलीभीत में कौन सा है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और वहीं आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है यह आपके बिजनौर में है। कहाँ पे है ये? बिजनौर में। तो ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। और जो नया बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? रानीपुर। ठीक है, तो रानीपुर। तो इसलिए यूपी में अब कितने हो गए? 4 हो गए हैं। अगला प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी मुख्यतः किससे बनी होती है? तो मीथेन से बनी होती है, क्योंकि सीएनजी में लगभग 80 से 90% मीथेन गैस की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 105 है, कराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कराकुम का जो विस्तार है वो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान इन दोनों के ही बीच में है, तो इन दोनों में ही इसका विस्तार देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, चलिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं इसको, कि कराकुम जो मरुस्थल का बड़ा भाग मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान में विस्तारित है। तुर्कमेनिस्तान में लगभग 70% तक जो है कि यह फैला हुआ है, और जबकि 30% जो है कि कजाकिस्तान में, जो कि अभी नवीनतम विस्तार हुआ है इसका, जिसे वहाँ पे अरल कराकुम के नाम से जाना जाता है। चूँकि विकल्पों में दोनों ही देश हैं, अतः यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। और उल्लेखनीय कि कराकुम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ब्लैक सैंड, यानी कि काला रेत होता है। तो वैसे अगर प्रश्न का जो उत्तर माना गया है वो तुर्कमेनिस्तान माना गया, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान में ही तो पुराना रेगिस्तान यानी कि 70% वहाँ पे विस्तारित था। अगला प्रश्न आता है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल अनुक्रम में जो है कि आपको व्यवस्थित करना है। रणथंभौर, वारंगल, गुजरात और चित्तौड़। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले उसने गुजरात 1299 में जीता, और गुजरात की विजय को स्थायी करने के लिए रणथंभौर जीता 1301 में, फिर उसको भी स्थायी करने के लिए चित्तौड़ 1303 में जीता, और वारंगल को 1310 में जीता। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले शुरू होगा गुजरात 2, चित्तौड़ पे, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा रणथंभौर, फिर उसके बाद चित्तौड़ आएगा 4, और फिर वारंगल आएगा 3। तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ क्रांति दी हुई है, और इससे संबंधित जो है कि आपको मिलान करना है कि वो कौन से संबंधित क्षेत्रों पे काम करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं, गोल्डन जो क्रांति होती है वो बागवानी और शहद से संबंधित है। वहीं ग्रे क्रांति की बात करेंगे तो ये उर्वरक से संबंधित हो जाती है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, और काली क्रांति यानी ब्लैक क्रांति जो पेट्रोलियम उत्पादन होते हैं उससे संबंधित होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 108, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित जो है कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाला जो शहर है भारत का वो कौन है? मुरादाबाद है। अगर बात करेंगे कि दुनिया का सबसे अधिक जो है कि प्रदूषण वाला जो ध्वनि प्रदूषण वाला है तो वो हो जाएगा ढाका। क्या हो जाएगा? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन पहले की बात करेंगे तो मुरादाबाद हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्री का रिकॉर्ड है, तो वह मार्क विंड हे के नाम पर है। और ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो देखना है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरठ, बागपत, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, ये सभी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में है और ये बाकी क्षेत्रों से ज़्यादा विकसित हैं। और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी भी रहा है। बिल्कुल, जब हम लोग पढ़ते हैं कि हरित क्रांति कहाँ कहाँ लाभान्वित हुई, तो पहला तो हम लोग पढ़ते हैं पंजाब, दूसरा पढ़ते हैं हरियाणा और तीसरा पढ़ते हैं हम लोग वेस्ट यूपी यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इन तीनों ही क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावशाली रही, तो इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो देखिए, अडवा जो है कि आपका मिर्ज़ापुर में आता है, अरौरा यह भी मिर्ज़ापुर में आता है, और बघेलखंड जो होता है यह भी जो है कि आपके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के पास यानी कि सोनभद्र मिर्ज़ापुर में आ जाता है। लेकिन बदुआ जो है ये बांका बिहार में आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है बघेलखंड जो होता है वो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में आता है, तो इसलिए बदुआ इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये बांका बिहार में आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। यहाँ पे देवता दिए हैं और उनकी पहचान बतानी है। तो शिव के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल होता है। विष्णु के हाथ में क्या देखने को मिलेगा आपको? चक्र मिलेगा। और गणेश के हाथ में क्या देखने को मिलेगा? रस्सी या फंदा। और सरस्वती के हाथ में वीणा। गणेश हमेशा रस्सी से ही जो है कि अपने दुश्मनों को फंसाते रहते थे, रस्सी या फंदे में फंसा के। और सरस्वती जी के हाथ में वीणा देखने को मिलती है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सबसे ईजी प्रश्न बताया गया दोस्तों, बहुत ही ईजी बता दिया गया, क्योंकि ये तो हर व्यक्ति अपने घरों में जो है कि आस पड़ोस में देखता है, दोस्तों के बीच, मंदिर में, हर जगह देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो अब इसका सही जवाब देना, तो इसमें आप देखेंगे कि स्टेटमेंट ए तो सही है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल पूरी तरीके से घुल जाता है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। जबकि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम एक गिलास पानी में नमक भी घोलें, चीनी भी घोलें, मिट्टी भी घोल दें, धूल कण भी, तो अलग अलग दिख जाएगा। तो इसीलिए ए स्टेटमेंट तो सही है, आर गलत है, इसलिए ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है। भारत के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, इसे आपको देखना है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, गलत। सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में दूसरे नंबर पे आता है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, यह भी सही है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, यह भी सही है। और आपको बताना है कि कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है और कौन कौन से देशों से गुजरती है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत पूरी तरह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो देखिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उष्ण कटिबंध के साथ साथ उपोष्ण कटिबंध जो कि पहाड़ी क्षेत्र है हमारे, हिमालयी क्षेत्र, उसमें भी तो स्थित है भारत। तो पूरी तरीके से उष्ण कटिबंध में नहीं है, तो तीसरा और दूसरा ही सही है केवल। तो इसलिए आप इसका सही उत्तर जो चुनेंगे वो हो जाएगा सी, कि दूसरा और तीसरा सही है। और कर्क रेखा कितने देशों से जाती है, और साथ ही साथ यह भी बताइए कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है और कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है भारत में, तो ये आपको बताना है। तो ये इसकी व्याख्या मैंने पूरी बता दी आपको। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा संवर्धन करना, यह भी है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये डीपीएसपी में आता है, यानी कि राज्य का कर्तव्य है, न कि व्यक्ति का कर्तव्य है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी सही है। अगला प्रश्न है 116 नंबर पे, लता मंगेशकर के बारे में। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में ही हुआ था क्या? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी, कि केवल दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत है, क्योंकि शायद लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में पहली महिला ये भारतीय कलाकार नहीं थी इस प्रस्तुति को देने वाली। तो बात आती है इसके डिटेल पे, तो पढ़ते हैं।
फरवरी 2022 को सुर की सामग्री जो कि मतलब महान व्यक्तित्व लता मंगेशकर का मुंबई में निधन हुआ फरवरी 2022 में, और उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल 1974 में हुआ। कुछ स्रोतों के आधार पर कहा जाता है कि प्रस्तुति देने वाली वो प्रथम भारतीय कलाकार थी, लेकिन जब रॉयल एल्बर्ट हॉल के द्वारा जो उपलब्ध जानकारी के अनुसार महान सितार वादक और संगीतज्ञ रवि शंकर पहले भारतीय थे जिन्होंने रॉयल एल्बर्ट में 21 अक्टूबर 1969 को प्रस्तुति दी थी। अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो जो सौर ऊर्जा से संचालित है वो है केरल का कोचीन, यानी कि केरल का हवाई अड्डा जो कोचीन में स्थित है यह पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है, और इसने यह उपलब्धि 2015 में प्राप्त की थी। तो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसा पहला हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है। बस 10-12 क्वेश्चन और हैं दोस्तों। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो 3 राज्य थे वो थे आपके गुजरात, केरल और पंजाब। तो आपको ये याद रखना है कि इस बार कौन से राज्य जलवायु सूचकांक में बेस्ट प्रदर्शन किए हैं। 2023 में जो रिपोर्ट आई होगी इसको आपको बताना है, यानी कि पढ़ के तैयार रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कभी भी कार्य नहीं किया? तो नीलम संजीव रेड्डी जी थे, ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, और साथ ही साथ ये लोकसभा के अध्यक्ष तो जरूर थे, लोकसभा स्पीकर थे, लेकिन ये कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठे थे। अगला प्रश्न है 120 नंबर, यहाँ हम देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हराहा पाषाण अभिलेख, और जीवित गुप्ता द्वितीय देव बरणाके अभिलेख। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि सर्ववर्मन का गया ताम्रपत्र अभिलेख नहीं था बल्कि सर्ववर्मन का ताम्रपत्र अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, न कि गया से। तो असीरगढ़ से इनका प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिवस दिए हुए और कुछ घटना या अवसर है, इसे हमें बताना है। जैसे 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, और वहीं अगर हम बात करेंगे कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो जाता है, और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस हो जाएगा, और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस हो जाएगा। तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 पे अब हम लोग देखते हैं। ये 122 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों ये मिसप्रिंट कर दिया गया है, तो इसलिए हम इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। पूछा जा रहा है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? तो अधिकतम वृद्धि दर्ज करने की बात हो रही है, क्या असम में हुई है या आंध्र प्रदेश में हुई है, या फिर अगले जो 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं इस पर देखते हैं हम लोग कि केरल या अरुणाचल। तो बी स्टेटमेंट दिया हुआ है, अर्थात कि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है, और वहीं सेकंड नंबर पे तेलंगाना और थर्ड नंबर पे ओडिशा आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो सल्फा ड्रग प्रतिजीवाणुक है, यानी कि एंटी बैक्टीरियल औषधि है। क्या है? सल्फा ड्रग एंटी बैक्टीरियल है। अगला प्रश्न है यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। जैसे यहाँ पर दिया स्वदेश, भारत बंधु, सत्यवादी और शक्ति। तो ये बताना है कि इसका प्रकाशन यूपी में किस जिले से होता। तो अगर आप देखेंगे कि स्वदेश का जो प्रकाशन होता था वो गोरखपुर से होता था, भारत बंधु की बात करेंगे तो ये हाथरस से होता था, सत्यवादी की बात करेंगे तो ये आगरा से, और शक्ति की बात करेंगे तो ये अल्मोड़ा से होता था। तो यहाँ से इनका प्रकाशन भी किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 126 है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया किस अधिकार मतलब किस संशोधन के द्वारा? तो 93 के द्वारा तो बिल्कुल नहीं था, ये था 86वें संविधान संशोधन, और ये रहा हमारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A जोड़ा गया है। मूल अधिकार के अंतर्गत 21A जोड़ा गया, और जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 127,
दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल सही बात है। और इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई थी, यह भी सही है। इसलिए ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। और अगर हम बात करें 3 देश कौन कौन से हैं बोर्नियो के लिए, तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, इन तीनों ही देशों में ये बोर्नियो द्वीप हमारा विभाजित है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना था। ये दोनों ही सही बात हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, और जो कि ये कितने पिलर पे है, तो ये 9 पिलरों पे निर्भर करता है। तो 128 का ए आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 129 है, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये मारवाड़ से संबंधित थे। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा मारवाड़ से संबंधित थे। ये मारवाड़ के शासक मालदेव के सरदार थे। शेर शाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य ही खो देता। यानी कि जो शेर शाह शासन कर रहा था हुमायूं को हराकर पूरे भारत पर दिल्ली से, तो वहाँ का जो है कि शासन वो खो देता, इसलिए उसने ऐसा कहा। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, एस्पर्टम जो होता है संश्लेषित मधुरक होता है। रेयॉन की बात करेंगे तो रूपांतरित नहीं, बल्कि ये जो है कि सेमी सिंथेटिक यानी अर्ध सिंथेटिक फाइबर होता है, न कि रूपांतरित। बाकी नियोप्रीन की बात करेंगे तो विशिष्ट रबड़ होती है, और ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो ये हार्मोन होता है जो पौधों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, अगला प्रश्न है 131, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, और लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है क्या? तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं यहाँ पर कि ये कहा क्या जाए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, कि बी और मतलब ए और आर दोनों ही सही हैं, और ये एक दूसरे की व्याख्या भी सही रूप में कर रहे हैं। तो आइए हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं यहाँ पर। यहाँ आप देखेंगे कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं पादप प्लवक, जो जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। पादप प्लवक की वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करती है, और लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक की अधिकता में वृद्धि करते हैं, क्योंकि यह जल खुला क्षेत्र होता है, यह जल का खुला क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया है? तो 3 मूर्ति भवन को। किसको? 3 मूर्ति भवन को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, इस बार ही पूछा गया था, ये 2019-20 जो मैं बता रहा था वो बल्कि 2022 में ही पूछ लिया। SDG 10, SDG 13, SDG 14 और SDG 15। अब यहाँ पे इसका मिलान करना है आपको। तो आप देखेंगे कि जो SDG 10 है ये असमानताओं में कमी करने पर बल देता है, ये हो जाएगा भूमि पर जीवन की बात करता है। तो ये किस पर बात करेगा? असमानताओं को कम करने पर ही बात करेगा, ये सही हो जाएगा। और वहीं SDG 13 है, ये जलवायु परिवर्तन पर बात करता है। SDG 14 को देखेंगे तो ये जल के नीचे जीवन की बात करता है, यानी कि समुद्री जीवन की बात करता है। और SDG 15 जो है वो भूमि पर जीवन की बात करता है, जिस पर हम लोग रहते हैं। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा कि ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? यानी कि ऊन क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल माना जाता है। जैव निम्नीकरण वेस्ट क्रियाकलापों द्वारा जनित वह कचरा होता है जो जैविक तरीके से हमारी प्रकृति में घुलकर नष्ट हो जाता है, और यह पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऊन एक बायोडिग्रेडेबल होता है। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया सकता है? जब संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा बनाया जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल नंबर 315 के 2 में यह कहा गया है कि यदि 2 या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा निम्नलिखित घटनाएं हैं और उन पर विचार करके उनको काल अनुक्रम में बैठाना है, जैसे मुदकी का युग, पोर्टोनोवा का युद्ध, शंकर खेड़ा का युद्ध और बेदरा का युद्ध।
तो आइए हम लोग इसके फैक्ट को ही याद करते हैं कि सकरखेड़ा का जो युद्ध हुआ वो 1724 में हुआ, और बेदरा का युद्ध जो हुआ वो 1759 में हुआ, और पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में हुआ, और मुदकी का युद्ध जो हुआ युद्ध यहाँ पे 1845। तो बेदरा का जो युद्ध था वो किसके बीच में हुआ, तो ये अंग्रेज़ों और डचों के बीच में हुआ, जहाँ से पूरी तरीके से डच समाप्त हो गए। और पोर्टो नोवा का जो युद्ध हुआ था ये आंग्ल और मैसूर के बीच में हुआ था, जिसमें एक तरफ तो अंग्रेज़ थे और दूसरी तरफ हैदर अली थे। ठीक है, हैदर अली ने ही पोर्टो नोवा का युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 138, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो रूर जो कोयला क्षेत्र है वो जर्मनी में स्थित है। कहाँ पर, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 139, विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य कि कौन से राज्य के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं इसके बारे में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग सीधे यहाँ देखते हैं। तो देखिए, वर्तमान में जो चुनाव हुए थे उसी को ध्यान में रख के गोवा का जो है कि रमेश तावड़कर, पंजाब के कुलतार सिंह संधवान, मणिपुर के टी सत्यव्रत सिंह और उत्तराखंड के रितु खंडूरी भूषण। तो ये इसके वर्तमान निर्वाचित जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे हैं। और अगला प्रश्न है 140, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी किसके द्वारा, 24 अगस्त 1946 में की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जिसकी सीमा कहीं पर भी समुद्र से नहीं मिलती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा बोलीविया, और ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है, भाप इंजन में या डीजल इंजन में या आपके दोनों डीजल और पेट्रोल या केवल पेट्रोल इंजन में। तो आप लोग जो बाइक यूज करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोरेटर यूज किया जाता है, और वो केवल किस में होता है, बाइक तो पेट्रोल से चलती है, डीजल से तो चलती नहीं है। तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा पेट्रोल इंजन। जो कार्बोरेटर होता है वो आंतरिक दहन इंजन में प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण है, और इसका कार्य ईंधन के उचित दहन को यानी कि प्रॉपर बर्न के लिए वायु को ईंधन के साथ मिश्रित करना होता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण दिया था, तो शाहजहां ने दिया था। और शाहजहां ने जो जब जजिया लगाने की बात की थी तो इन्हीं के कहने पर, कविंद्राचार्य के कहने पर जजिया को हटा दिया था ब्राह्मणों के ऊपर से। और देखते हैं इसको, बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को शाहजहां द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। कविंद्रा कल्पता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रणीत थी और बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे ट्रेड यूनियन है और उससे दलीय संबद्धता है। तो ये आपको बताना है किस दल का कौन सा ट्रेड यूनियन है। तो प्रश्न को छोटा कर लेते हैं। तो देखिए, भारतीय मजदूर जो संघ है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंटक कहते हैं जिसे हम। और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये आपका हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है ये हो जाएगा आपका कांग्रेस का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। तो यहाँ आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी का है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसको हम इंटक कहते हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का है, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, केंद्र और उद्योग ओसाका, डेट्रॉयट, क्यूबा और सेंट पीटर्सबर्ग। तो इसको मिलान करना है। तो आप देखेंगे कि ओसाका जो है वो सूती वस्त्र से संबंधित है, और डेट्रॉयट की बात करेंगे तो ये मोटर व्हीकल यानी मोटर वाहन से संबंधित है। वहीं क्यूबा की बात करेंगे तो ये सिगार से संबंधित है, और सेंट पीटर्सबर्ग की बात करेंगे तो ये पोत निर्माण से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें क्रम अनुसार जैसा संविधान में उल्लिखित किया गया है तो व्यवस्थित कीजिए। जैसे संघ और उसका कार्य क्षेत्र, तो ये जो है कि भाग 1 में भी लिखा हुआ है, और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित किया गया है। तो आइए आगे देखते हैं, हम सीधे यहाँ पर देखते हैं। भाग 1 की बात करेंगे तो संघ और राज्य क्षेत्र होंगे। संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य,
संविधान का भाग 2 नागरिकता और संविधान का भाग 4 जो होता है वो डीपीएसपी की बात कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई और भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, विश्व ब्रिज चैंपियनशिप। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 148 है, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी उसकी क्या करेगा, कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि निकेत क्या होते हैं, फंक्शनल इकाई से संबंधित होते हैं और प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, यानी एक निकेत में केवल एक ही प्रजाति रह सकती है। तो यह भी सही है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है 149, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ओडिशा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। वैसे तो कर्नाटक और झारखंड भी है, लेकिन प्रमुख लौह अयस्क के उत्पादक की बात हो रही है, प्रमुख उत्पादक, तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ ये दोनों ही है और ये रिपोर्ट के अनुसार है, तो ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं। बात करते हैं तो ओडिशा में लगभग 60%, छत्तीसगढ़ में लगभग 15%, कर्नाटक में लगभग 13% और झारखंड में लगभग 11% ये लौह अयस्क का उत्पादन यहाँ पे होता है। तो वर्तमान में लौह अयस्क कहाँ पे हो रहा है, सबसे अधिक ओडिशा में और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। और लास्ट प्रश्न इस सीरीज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। भारत धर्म महामंडल दिल्ली में है, देव समाज बनारस में है, राधा स्वामी सत्संग लाहौर में है, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है। तो आप देखेंगे कि डी ऑप्शन सही है, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। तो समझते हैं यहाँ पे, भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में है, देव समाज लाहौर में है, राधा स्वामी सत्संग आगरा में है और सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है। तो ये इसके सही जवाब हो गए। तो ये तो था दोस्तों 2022 का टेस्ट पेपर, और अगली बार हम लोग जो अगली क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग करेंगे 2021 का टेस्ट पेपर और वहाँ से भी समझेंगे कि कौन से प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि क्लास थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन कोई नहीं, आपने पूरा सहयोग किया यहाँ पर, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और इसकी जो अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारी PDFs अवेलेबल हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।